हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अ टेल ऑफ वैल्योर। ओके, यूनिट नंबर 2 का आप यही चैप्टर है, टेल ऑफ वैल्योर। टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। कहानी किसकी कहानी है? वैल्योर। वैल्योर का मतलब होता है वीर। जो वीर होते हैं उन लोगों की, उसकी कहानी है। ठीक है, एक कहानी है आपको वैल्यू और डिस्पोजिशन के बारे में। वैल्यू डिस्पोजिशन इसका नाम, ये आपकी यूनिट का नेम है। ओके, आपको देखो, मेजर सोमनाथ की किसकी कहानी? मेजर सोमनाथ शर्मा है। द बैटल ऑफ बड़गाम। बड़गाम की स्टोरी है। ये कब हुआ? ये स्टोरी है तब ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का। ओके, उस टाइम की स्टोरी है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी एक्टिविटी करेंगे। वर्क इन पेयर। शेयर और आंसर, आपके आंसर को शेयर करना है। ये क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज बनाऊंगी। एक वीडियो अलग से बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर की, उसमें आपको कवर करवा दूंगी। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड? अब रिपब्लिक डे परेड के बारे में क्या सोचते हैं, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, समझते हैं। देखो, ये रिपब्लिक डे परेड, ये आपकी कहाँ होती है? दिल्ली में, राजपथ पे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा लाल किला, आपने देखते होंगे हर बार होती है रिपब्लिक डे पर। इस टाइप से परेड होती है, तीनों सेनाओं की परेड होती है, और भी अपने कल्चर ट्रेडिशन का भी शो ऑफ होता है ना। ये सब दिखाई जाती है, रेलवे परेड निकलती है। तो व्हाट आर द हाई, इस टाइप से आपको लिखना है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, उसमें रिटन में करवा दूंगी। ओके, व्हाट आर द हाइलाइटेड ऑफ दिस परेड? इस परेड में क्या क्या हाईलाइट है? देखो, आपको दिख रहा है ये परेड हो रही है, तीनों सेनाओं के जवान परेड कर रहे हैं ना। ये लोग लोग गैदर्ड है, पीपल देखो देख रहे हैं बैठ के। ये राजपथ है आपका, यहीं पे परेड होती है। ठीक है, 26 जनवरी पर। वर्ल्ड ब्रेवरी, ये दिल्ली में है। ओके, वर्ल्ड ब्रेवरी अवार्ड वार गिवन, और इसमें क्या कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? तो ये भी मैं सब आपको बता दूंगी, जैसे पद्म पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को रीड करते हैं पहले। लेट अस रीड। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ पे है ये तन मन। ये क्या है? आजादी लाइंस लिखी हुई है आपकी। सबसे पहले, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश हुआ देव रोशन, मेरा देश रोशन हुआ, ले कुर्बान किया तुझे, तुझे ही तुझ पे ही ये तन मन। ठीक है, ये आपकी आजादी है। 75 आजादी का अमृत महोत्सव मना था, उस टाइम की स्टोरी, ये आपकी पिक्चर है। ठीक है, ये सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा की पिक्चर है। ये इनका बर्थ हुआ था 1923 में, और 1947 में इनकी डेथ हो गई। तब ये बड़गाम का युद्ध हुआ था, उसी में ये शहीद हो गए थे। ओके, और कुमरान देखो, कुमरान ये इनकी ये क्या रेजिमेंट होती है, उसका ही साइन है। इसी की क्या ये कैप्टन थी। ओके, तो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंस्पायरिंग और पेट्रियोटिक स्टोरी है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। चलो रीड करते हैं। ओके, दिस इज द ट्रिब्यूट टू द वॉयलेंट मेजर सोमनाथ शर्मा। ये किसके लिए ट्रिब्यूट है? ट्रिब्यूट यानी एक श्रद्धांजलि है, एक तरह से। किसके लिए? सोमनाथ शर्मा के लिए। कि आपकी स्टोरी में, मतलब इसको आपको इस चैप्टर में क्यों ऐड किया गया आपके सिलेबस में? क्योंकि इससे आपको पता चले कि देखो, हमारे देश में भी कितने वीर लोग हैं, कितने ज्यादा देशभक्त लोग हैं, कि मतलब उन्हें सब देश सबसे आगे है, उसके बाद उसके अलावा उन्हें कुछ भी, सबसे प्रायोरिटी अपने देश को रखते हैं वो। इस टाइप से बच्चे मतलब इनको इंस्पायर हो, जागरूक हो, मोटिवेट हो, इसलिए स्टोरी आपके चैप्टर में डाली गई, आपके सिलेबस में डाली गई। ओके, कि आप इनके बारे में जानो कि ये कितने वीर थे, कितने बहादुर थे। इंडिया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द, इंडिया की पहली रेसिपिएंट थी, मतलब सबसे पहले पद्म वीर चक्र इन्हीं को मिला था। हुज नेम इज ईच। इसका मतलब होता है परमानेंटली फिक्स समरी में। ईच का मतलब हिस्ट्री में लिख गया है इनका नाम। अब हमेशा के लिए किसमें लिख गया? हिस्ट्री में लिख चुका है इनका नाम। इन द एनल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के हमेशा के लिए परमानेंट फिक्स हो गया है। हिज ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस स्टैंड एज अ बेकन। बेकन यानी इंस्पायर। बेकन मीन्स क्या होता है? अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये क्या, हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे हमेशा देशवासियों के लिए, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म यानी होता है देशभक्त। ठीक है, देशभक्ति। वॉट एवर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरियल, सोल स्टायरिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। वहाँ पे क्या पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाएंगे। बुक्स स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट ऑफ वैल्यूर। वैल्यूर यानी वीरता की कहानी वगैरह सुनाई जाएगी, बुक्स वगैरह। अब बुक्स आएंगी वीरता की। द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का, आजादी का अमृत महोत्सव बनेगा। हिज मेमोरी इन इज ऑनर, मतलब इनके ऑनर मीन्स इनके सम्मान में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? पेट्रियोटिक सॉन्ग गाएंगे, बुक्स वगैरह लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे, स्टोरीज आएंगी इनके बारे में, और कहानी की, और सेलिब्रेशन करेंगे कि क्या आजादी का अमृत महोत्सव इनकी इनकी ऐसा और ये सम्मान में। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन ऑफ टू द नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव। मतलब उनका जो करेज था और उन्होंने जो त्याग किया, उनका साहस और त्याग हमेशा क्या रहेगा? नेशन के लिए हमेशा जीवित रहेगा। वो जरूर क्या हो गए, डेड हो गए, लेकिन उनका हमेशा जो करेज था, उनका डिवोशन था, वो हमेशा जीवित रहेगा। फॉरएवर अलाइव, हमेशा के लिए अलाइव हो गया है, मतलब क्योंकि हमारे दिलों में बसे हुए हैं वो। उनकी हम स्टोरी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे लिए?
बेकन बन जाएंगे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएंगे। ओके, रिमाइंडिंग अस फॉर द ऑफ द अल्टीमेट प्राइज पेड फॉर आवर फ्रीडम। हमें हमेशा रिमाइंड कराएंगे कि देखो हमने मतलब अल्टीमेट हमारे फ्रीडम की क्या प्राइस है हमारी, मतलब कैसे कैसे लोग शहीद हुए तब हमें आजादी मिली। द शीरेन कश्मीर, शीरेन यानी होता है शांत, जहाँ पे सुख शांति हो, शांति का माहौल हो। सीरियन वैली इन द शैडो ऑफ मैजेस्टिक हिमालय विटनेस अ टेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म। तो ये देखो कश्मीर की वैली है, इसमें क्या हमारे देश के सैनिक क्या है इसका इसकी रक्षा कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं इसको। तो ये क्या है, विटनेस है हमारे एक्स्ट्रा हीरोइज्म, मतलब यहाँ पे युद्ध भी होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, इसमें कई हीरो कई क्या होती है, सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो ये सबकी क्या है, ये साक्षी है ये कश्मीर वैली। ओके, क्योंकि यहाँ पे लोग शहीद होते हैं, यहाँ पे मतलब उसने क्या है सब कुछ देखा है, हीरोइज्म भी देखा है, सैक्रिफाइस भी देखे हैं कि लोगों ने कितनी बहादुरी से लड़ा है और कैसे सैक्रिफाइस होगा, कैसे बलिदान दे दिया। तो ये सब किसने देखा है, कश्मीर घाटी में। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर। इंटीग्रिटी क्या होता है, एकता को बना के रखा है इंडियन बॉर्डर के। द डे बिगिन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर। वो दिन कब स्टार्ट हुआ था, मतलब सर्दी का टाइम था, क्योंकि नवंबर का महीना था, थोड़ा ठंड थी। डॉन सुबह का टाइम था, डॉन यानी सुबह का टाइम, बट एंडेड विद द इकोस ऑफ करेज दैट सर्व एज अ इंस्पिरेशन एंड जनरेशन टू कम। लेकिन वो इको वो शाम कैसे होने वाली थी, इंस्पिरेशन से भरी होने वाली थी, करेज से। क्योंकि क्या हुआ था, नवंबर का मंथ था 1947 में, तब हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त में आजाद हुआ, और 1947 में। तो इनने क्या किया पाकिस्तान वालों ने, बस अगस्त के बाद नवंबर, नवंबर अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओनली 4 मंथ बाद ही इनने क्या कर दिया था, कश्मीर वैली पर अटैक कर दिया था पाकिस्तान वालों ने। हमारे ओनली 90 सोल्जर्स थे, उनके कितने थे, 500 सोल्जर थे। मतलब इनने इतने ने मिल के कम से कम 1000 और 500 के लगभग इनने क्या प्लान बनाया कि हम किसको, कश्मीर वैली को अपने अंडर में कर लेंगे, इस पे अटैक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 90 सोल्जर थे इंडियन साइड के कश्मीर पर। तो उन्होंने सोचा इसको अटैक करके हम इसको अपने अंडर में ले लेंगे, और तो हमारा सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कब्जा हो जाएगा। तो उस टाइम की युद्ध के बारे में बताया कि नवंबर का महीना था, नवंबर था वो। तो तब ने वो किया था, यहाँ पे अटैक किया था। उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा यहाँ के क्या थे, रेजिमेंट के कैप्टन थे। तो इसी की सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी। द ब्रेव मैन, बहुत ही बहादुर थे वो। दैट ही लेड द ऑन अ मिशन, उन्होंने जो का मिशन लीड किया था उस टाइम पे, जो नवंबर में अटैक हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं, बड़गाम अटैक। ओके, प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट फ्रॉम द फेलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गोरिल्लास फोर्स ट्रेंड एंड बैक्ड बाय पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या कर किया था उनको, उसने कश्मीर श्रीनगर को एयरपोर्ट को बचाया था, किससे, उनके जो अटैकर्स आए थे, जो इंट्रूडर्स आए थे पाकिस्तान से, वो अटैक करने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा श्रीनगर श्रीनगर के हम एयरपोर्ट को क्या अपने अंडर में ले लेंगे, इससे क्या है हमारा पूरा कश्मीर हमारे अंडर में आ जाएगा। क्योंकि श्रीनगर क्या है, मेन 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 पॉइंट है हमें उसका, कश्मीर का। तो उन्होंने सोचा पहले श्रीनगर एयरपोर्ट को ही अटैक करते हैं, उसको अपने अंडर में लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अंडर में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या इस सबसे प्रोटेक्ट किया था, एंड बेक्ड बाय पाकिस्तान। उनको जो भी आए थे इंट्रूडर, उनको वापस पाकिस्तान भगा दिया था। दिस इज स्टोरी ऑफ हाउ, देखो 90 मैन थे, मैनेज किया था फॉइल ऑफ द प्लान। 500 उनके इनफिल्ट्रेट कौन होते हैं, पीपल सीक्रेटली, यानी चुपचाप घुसने की कोशिश की थी उनने। मतलब वो क्या थे, इंट्रूडर्स थे, वो घुसपैठिया थे। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, घुसपैठिया। तो कौन थे, घुसपैठिया थे। ठीक है, जिनने कोशिश की थी घुसने की अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट से। who wanted to capture, क्या करना चाहते थे, श्रीनगर को एंड कश्मीर वैली को कैप्चर करना चाहते थे, मतलब अपने अंडर में लेना चाहते थे। डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंस इंडिया। क्या उसी टाइम पे अपना इंडिया क्या है, तभी न्यूली आजाद हुआ था, उस टाइम पे क्या कर दिया, एकदम से अटैक करने की कोशिश की। द इवेंट दैट लेड टू द बैटल ऑफ, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बडगाम बोलते हैं। स्टार्टेड जो अगस्त में, स्टार्टेड अगस्त 1947 से स्टार्ट हुआ। व्हेन पाकिस्तान लॉन्च, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया गुलमर्ग से, टू एनेक्स द, उन्हें क्या, एनेक्स मतलब होता है टू टेक पोजीशन, मतलब अपने अंडर में ले लेंगे, ये कैप्चर कर लेंगे। एनेक्स का मतलब होता है कैप्चर करना। कश्मीर वैली को उन्होंने सोचा हम कैप्चर कर लेंगे। दिस वाज इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद हरि सिंह। और उन्हें हरि सिंह के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम कोई वायलेशन नहीं करेंगे कभी, मतलब अपने इस पे हक नहीं जताएंगे। लेकिन उन्होंने उसका क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया, मतलब उनका उल्लंघन कर दिया था। वायलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। कोई नियम बना, कानून बना, उसको नहीं मानो तो उसको तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, वायलेशन कर दिया तुमने, मतलब उल्लंघन कर दिया उसका। ठीक है, तब महाराजा, जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, हरि सिंह, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट, मतलब और पाकिस्तान ने उनसे कमिट किया था कि हम कभी तुम्हारी स्टेट पर, राजा हरि सिंह से कहा था कि हम कभी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपने उसको शर्त को तोड़ दिया है ना, वायलेशन कर दिया उसका, और
नवंबर में ही उन पर अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पर। हाउएवर फिर भी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट द पाकिस्तानी आर्मी ट्रेंड एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 इन्वेडर थे, कम से कम 1000 हु पास्ट, उन्हें परसिस्ट करने की कोशिश की, कीप नॉलेज ऑफ माउंटेन पासेस एंड द लोकल टेरेंस टू एंटर कश्मीर एंड टेक कंट्रोल द स्ट्रेटजी लोकेशन। और उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, स्ट्रेटजी नहीं, प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चले। उन्होंने सोचा कि एक था 1000 इन्वेडर को हम इसमें कश्मीर में घुसा देंगे और क्या करवा देंगे, वॉयलेशन नहीं, हिंसा करवा देंगे और अपने अंडर में अटैक कर अंडर में ले लेंगे। और ऐसे उन्हें इंक्लूड, उसमें श्रीनगर भी इंक्लूड था, श्रीनगर का एयरपोर्ट, क्योंकि श्रीनगर का एयरपोर्ट क्या मेन है कश्मीर का। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया तो मतलब कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये सारा उन्होंने एक प्लान के साथ चल रहे थे वो, कि हम पहले श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने अंडर में लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। द अल्टीमेट गोल ऑफ द देयर प्लान वाज द इंजीनियर टू रिवोल्ट इन कश्मीर। दोनों का अल्टीमेट प्लान क्या था कि कश्मीर में हम क्या करेंगे, विद्रोह फैलवा देंगे। ओवरथ्रो द गवर्नमेंट का ही तब विद्रोह होने लगेगा तो क्या होगा, हम कैप्चर कर लेंगे उनकी टेरिटरी, यानी उनकी कश्मीर को, ठीक है, कश्मीर को। इन दिस हैड इन इफ दे हैड सक्सीडेड, वो सक्सीड मतलब सक्सीडेड यानी सक्सीड हो जाते हैं इसमें, तो इट वुड हैव allowed them to control strategic mountain passes। तो अगर उन्होंने, अगर ये सब में सक्सीड होगा ना, वो श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने कैप्चर में कर लेंगे, तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा था कि इससे कंट्रोल से हमें क्या होगा, जो माउंटेन पासेस है, पीक्स हैं, जो रिवर्स वगैरह है, वहां का मतलब जितना भी एरिया वो सब क्या हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ऑन 22 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन गुलमर्ग वो लॉन्च, उन्होंने गुलमर्ग एक ऑपरेशन लॉन्च किया। देयर इन्फिल्ट्रेटर कौन होते हैं, घुसपैठिए, ठीक है, इन्वेड कश्मीर, जो कश्मीर पर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। which led to the princely state becoming a part of India। इंडिया का पार्ट कब बन गई थी, 2697 में, 1947 को। तो ने क्या करा था, तब इन्हें आक्रमण वगैरह किया, तो वहां के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया, इंडिया से सपोर्ट मांगा कि हम आपके अंडर में रहना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो राजा हरि सिंह ने सपोर्ट मांगा था, तो इनने इंडिया गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट दिया था। इन रिस्पॉन्स में टू द इन्वेजन, तब इन्वेजन जी उन्होंने जो इन्वेजन किया था, जो ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया था 22 अक्टूबर को, तो इसका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट, इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जो भारत की सरकार थी, उन्होंने क्या करा, ट्रूप्स मतलब अपनी सेना को भेज दिया कि लोगों की कश्मीर की रक्षा करो। इंडिया बॉर्डर ऑन द 27 और 22 में इन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने हेल्प मांगी, तो उन्होंने 27 में आपने क्या किया, अपने सैनिकों को भेज दिया बॉर्डर पर कश्मीर के। अ कॉन्टिनेंट देन और ट्रूप्स पोस्टेड, और जम्मू कश्मीर की पोस्ट पर, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर क्या अपनी सैनिकों को पोस्ट कर दिया, उन्होंने अपने आर्मी को पोस्ट कर दिया। वाज एयर लिफ्टेड इनटू द श्रीनगर बिफोर द लैंड रूट थ्रू द पठानकोट वाज नॉट इन गुड कंडीशन। उस टाइम पे क्या पठानकोट के कंडीशन तो अच्छी, रास्ते वगैरह अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने किसके थ्रू थ्रू वो उनको भिजाया था, बाय द एयरपोर्ट, एयर लिफ्टेड, ठीक है, एयर मतलब एयर लिफ्टेड, हेलीकॉप्टर वगैरह के थ्रू उन्होंने उधर भेजा भेजा था उनको। और 1 अक्टूबर 31 में क्या हुआ था, 31 को देखो 22 पर अटैक किया, 27 में इन्हें अपने ट्रूप्स भेज दी, मतलब अपनी सेना भेज दी इंडिया वालों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। और 31 में क्या हुआ, द डी कंपनी थी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ कुमार कमान रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ, तब कमान रेजिमेंट किसके अंडर में थी, मेजर सोमनाथ शर्मा के अंडर में थी, ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा के अंडर में थी। वाज आल्सो फ्लोन इनटू श्रीनगर, वो उसने भी क्या है उसमें भाग लिया श्रीनगर के इस इस मिशन में। एट द टाइम उस टाइम पे क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड का उनका प्लास्टर हो गया था, मतलब कोई चोट वगैरह आई थी तो उनको प्लास्टर लगा था लेफ्ट हैंड में। बट ही लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया ऑन बीइंग विद हिज कंपनी व्हाइल इन कॉम्बैट, मतलब मैं इस कॉम्बैट यानी इस लड़ाई में, कॉम्बैट का मतलब होता है बैटल, लड़ाई, इस लड़ाई में साथ अपनी कंपनी के साथ रहूंगा। क्योंकि उन्हें पता था कि दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग, कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला है मिशन। टोल्ड ए सीनियर ऑफिसर, ने अपने सीनियर ऑफिसर से बोला, आई न्यू, मुझे पता, आई नो माय मेंस बैटल बेटर देन एनीवन एल्स, मुझे, मैं अपने लोगों को मतलब और सब और जो लोग हैं उन सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ अपनी, जो उनकी बटालियन, उनकी सैनिक, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं भाग लूंगा। मतलब उनको चोट भी थी, चोट भी आई थी, उसके वजह बावजूद भी क्या किया उन्होंने, पार्टिसिपेट किया, नहीं मैं इस युद्ध में भाग लूंगा, इस लड़ाई में भाग लूंगा। इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी, अगर हम इनको भेजा गया मेरी कमाऊ रेजिमेंट के आर्मी को, तो वो क्या करेंगे, वो क्या कह रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ये मेरे बिना नहीं जाएंगे। दीज वर्ड्स हाईलाइटेड, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि उनके कमिटमेंट ऐसे थे उनके, कि वो सिर्फ अपनी लोगों के लिए और अपनी कंट्री के लिए कमिटमेंट करते थे। तो उनके लोग भी क्या है उनके साथ रहते थे, उनके जितने भी सैनिक थे उनकी रेजिमेंट के, कि वो सबसे प्रायोरिटी किसको देते थे, अपनी कंट्री को और अपनी रेजिमेंट के लोगों को। बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, उनके श्रीनगर आने से पहले,
देयर हैड बीन अनफाउंडेड र्यूमर फैल गया था, क्या? ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड द विलेज ऑफ बडगाम, ट्राइबल मूवमेंट चल रहा है कोई बडगांव में। अनफाउंडेड है नोट बेस्ड ऑन रीजन ऑफ फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट नहीं था, बस ऐसे ही फैला दिया उन्होंने। क्या उनकी स्ट्रेटजी थी वो तो अमीर पाकिस्तान वालों की कि हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करवाएंगे और इससे क्या होगा, वहां पे हिंसा फैलेगी और हम उसका फायदा उठाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब झूठा एक गलत र्यूमर फैला दी, र्यूमर यानी अफवाह फैला दी, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, क्या होता है अफवाह, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, एक अफवाह फैला दी कि जो ट्राइबल जो वहाँ की वो है जाति, वहाँ पर जातियां मतलब वहाँ के लोग हैं, उनमें क्या हो गया, मूवमेंट फैल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक आंदोलन हो रहा, मतलब विलेज ऑफ बडगाम लेस देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट। द विलेज वाज ऑन हायर एल्टीट्यूड, विलेज क्या था, बहुत ऊंचाई पे था। देन एयरफील्ड, द एक्सेस वाज थ्रू द विलेज, hence it was important for Indian forces important था retain control of the area in order to protect troops and facilitate supply arriving वाई एयर। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत ऊंचाई पे था, रोड वगैरह तो अच्छी थी नहीं, तो उन्हें क्या एयर बाय एयर ही उन्हें सब कुछ सप्लाई करना पड़ा और कंट्रोल भी रखना पड़ा। अगर कंट्रोल नहीं रखते तो क्या होता, पाकिस्तानी इंट्रूडर उस पर कब्जा कर लेते। इन रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में ये था कि एनिमी आ रहे थे, ना कि कोई मूवमेंट चल रहा था। तो रियलिटी में उन्होंने क्या, उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी पाकिस्तान में कि हम कुछ ऐसा करेंगे वहां पे कि कोई मतलब कोई रिवोल्ट वगैरह करवा देंगे, तो इन्हें ये फैलवा दी झूठी झूठी अफवाह, ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है इसके उसका फायदा लेके इन्होंने क्या किया था, रियलिटी में जो हो रहा था वहां पे कि जो पाकिस्तानी इंट्रूडर थे बडगाम में, वो स्मॉल ग्रुप में अवॉइड डिटेक्शन और मतलब स्मॉल स्मॉल ग्रुप में अंदर आ रहे थे। ऑन 13 नवंबर, 3 नवंबर की बात है 1947 की। सेवरल कंपनीज थी उसमें इंक्लूडिंग मेजर सोमनाथ शर्मा डी कंपनी वाज सेंट टू पेट्रोल, इसके लिए वहां पर किसको भेजा था, मेजर सोमनाथ की जो कंपनी थी उसको भेजा था पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है वहां पे जैसे कहते हैं कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग चल रही है, मतलब निगरानी रखने के लिए, पेट्रोलिंग का मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी रखने के लिए किसके लिए किसको भेजा था, मेजर सोमनाथ की कंपनी को। ओके, ऐसे इमर्जिंग थ्रेड इन अराउंड द विलेज, जिससे क्या हो जाए कि थोड़ा सा थ्रेड क्या हो, कम हो थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर क्या हुआ, द वैली वाज इरली। इरली का मतलब क्या होता है, इन स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग मिस्टीरियस वे, क्योंकि इरली का मतलब होता है कि मैं सब पूरी वैली उस टाइम उस दिन कैसी रही, बहुत स्ट्रेंज, मतलब कि डर सा रहा लोगों के अंदर, एक साइलेंट तो था ही लेकिन डर था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। अराउंड आफ्टरनून, आफ्टरनून के टाइम पे क्या हुआ, दोपहर के टाइम, द कंपनी वाज ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, कंपनी को ऑर्डर दिया कि एक एक से लौट जाओ। दी कंपनी विद 90 सोल्जर, कितने सोल्जर से उस टाइम पे उनके साथ 90 थे। बाय द लास्ट दे वर एक्सेप्टेड टू रिटर्न, वो भी सोच रहे थे कि हम 2 बजे तक वापस लौट जाएंगे कि चलो कोई शांति है, कोई टेंशन नहीं है अभी। व्हेन द एनिमी ट्राइबल गोरिल्ला इन्वेडर, तो गोरिल्ला के रूप में इन्वेडर्स आए अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, उसको किसने कमांड किया था, पाकिस्तानी आर्मी ने। सो दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बड़गांव, और वहां पे सिर्फ बड़गांव में क्या बचे थे, इंडियन सोल्जर्स बचे थे। दे अटैक देम, और उन्होंने क्या किया, जो गोरिल्ला आए थे इन्वेडर पाकिस्तान से, उनने अटैक कर दिया उन पर। देयर इनिशियल जो स्टार्टिंग इनिशियल नहीं, शुरू में जो अटैक हुआ बाद मेट पे था स्टिफ रेजिस्टेंस बाय मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन। तो इस अटैक को किसने रोका, मतलब उनको अंदर आने से किसने रोका, मेजर सोमनाथ ने और उनकी जो बटालियन थी उनके लोगों ने। हाउएवर फिर भी क्या होता है, मेजर सोमनाथ करेक्टली विजुलाइज, वो देखते हैं दैट द फर्स्ट अटैक वाज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, फर्स्ट अटैक तो उन लोगों का ओनली डिस्ट्रैक्शन था कि मतलब भटकाना चाहती थी वो हम लोगों को। शॉर्टली देयर, इसके बाद वो क्या करना चाहती है, मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, फिर एक और बड़ा अटैक किया उन्होंने, एक तो छोटा अटैक किया इधर से बड़गाम तरफ से, फिर एक मेजर अटैक किया उन्होंने दूसरी साइड से। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा और उसके 90 सोल्जर थे पर फेसिंग अबाउट कम से कम 500 इन्वेडर थे, एक तो छोटा सा अटैक करिए कम से कम 500 आ गए, एकदम से मेजर अटैक करवा दिया, और ये लोग सिर्फ 90 थे और वो पूरे लेस थे, पूरे आर्म से, ठीक है, आर्म यानी होता है हथियार वगैरह से। द पाकिस्तानी इन्वेडर शॉट यानी सीख कर रहे थे, वो देख रहे थे टू कैप्चर द श्रीनगर एयरपोर्ट। उनका क्या था इन्वेडर का, ओनली उनका तो सिर्फ एक ही गोल था कि हमें श्रीनगर एयरपोर्ट को क्या करना है, अपने अंडर में करना है, उसके पूरे एरिया को, सराउंडिंग एरिया को। इट वाज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन, उनका सिर्फ एक ही गोल था मेजर सोमनाथ शर्मा का कि हमें क्या बचाना है, डिफेंड करना है, मतलब श्रीनगर को, श्रीनगर टाउन को बचाना ही बचाना है। द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वाज इंडीड डिफिकल्ट अंटिल रीइंफोर्समेंट्स अराइव, मतलब उनका क्या था, मतलब कि और कोई अंदर आए, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी ये अंदर तक आए रीइंफोर्समेंट करें, इससे पहले हमें क्या है, इनको रोक के रखना होगा यहाँ पे। आफ्टर एश्योरिंग होता सिचुएशन है, सो मतलब ये सिचुएशन को समझ के उनने ही रिक्वेस्ट एयर स्ट्राइक, उन्होंने समझा कि मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट है, तो उन्होंने फिर मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो एयर स्ट्राइक की मतलब एयर फोर्स वो है इंडिया की, उसके लिए रिक्वेस्ट की कि आप भी हेल्प कीजिए हमारी।
He bravely laid out ground panel on guide the aircraft toward their target. ठीक है, उन्होंने इस टाइप से मतलब अपनी पूरी सिस्टमेटिक पूरी व्यवस्था की कि हमें इनको कैसे इनको रोक के रखें जब तक एयर मतलब अदर हेल्प नहीं आ रही, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं आ रहा है हमारी हेल्प की, एयर स्ट्राइक नहीं आएगी तब तक। द एरियल अटैक वाज सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्रिवियल इन्वेडर। तो एरियल अटैक जो उन्होंने किया वो सक्सेसफुल हुआ। दे स्टिल आउटनंबर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में थे वो तो। दी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7-1, मतलब ये सोच के चलो कि वो 7 लोग थे और हमारी इंडिया की 1 पर्सन था, इतना डिफरेंस था दोनों में, इसलिए आउट नंबर बोल रहा है कि बहुत ज्यादा थे वो। द अटैक ऑन द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू, और वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। और वास्टली फिर क्या होता है, आउट नंबर आर फेसिंग एंड डिवास्टेटिंग फायर, बहुत ज्यादा फायर हो रही थी, डिवास्टिंग यानी बहुत ज्यादा मात्रा में फायर चल रही थी, फायरिंग हो रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा इज मैन स्टूड रिजोल्यूट, रिजोल्यूट यानी होता है डिटरमेंट, वो डिटरमेंट थे मतलब कि हमें इनसे लड़ना ही लड़ना है। देयर वाज एयर कैसी थी, थिक विद साउंड ऑफ गन फायर चल रही, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गन चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो गन की आवाज आ रही थी। और क्राइड और बैटल बैटल मतलब चिल्लाने की आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा, मतलब गोलियां चल रही होंगी तो लोग चिल्ला भी रहे होंगे। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस कट थ्रू द chaos, मेजर शर्मा की वॉइस मतलब वो बोले इस chaos में, अर्जिंग हिज मेंस, अपने लोगों को मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, इतनी मतलब इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया, कैसे किया, टेनेसी एंड वेल्योर, टेनेसी यानी डिटर्मिनेशन, कि हमें डिटर्मिनेशन से हाँ टिका रहना है और हमें क्या करना है, इस युद्ध को लड़ना है और इसमें हमें अपनी अंतिम सांस तक यहाँ लड़ना है, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया, मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया। डिस्पाइट कैजुअलिटी, हैवी कैजुअलिटी का मतलब होता है बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, और हिज ओन इंजरी, उनको भी खुद चोटें लगी। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेज अनपैरल ब्रेवरी, उन्होंने अपनी ऐसी ब्रेवरी दिखाई कि जो क्या थी, अनपैरल थी, जिसको क्या हम किसी से मैच नहीं कर सकते। ही मूव्ड फेयरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, और वो क्या है, आगे बढ़ते गए किसमें, बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में। डायरेक्टली फायर, उन्होंने फायर किया और मैगजीन्स को भरा फॉर हिज गनर्स एंड इनकरेजिंग हिम हिज मेंस टू होल्ड देयर ग्राउंड, और उन्होंने क्या किया, लोगों को हमेशा इनकरेज करते रहे, अपने जो उनके 90 लोग थे उनको इनकरेज करते रहे कि आपको लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। इस टाइप से देखो ये 9 है, इधर से फायरिंग हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, मेजर सोमनाथ मैगजीन्स को ही फिल कर रहे हैं और वो लोगों को इनकरेज भी कर रहे हैं कि आपको युद्ध लड़ना ही लड़ना है, ओके, हमें इनसे इनको हराना है। आई शैल नॉट विड्रॉ, मेजर सोमनाथ शर्मा क्या कह रहा है कि मैं क्या विड्रॉ नहीं कर सकता एन इंच, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन इन द लास्ट राउंड, लेकिन मैं लड़ूंगा, कब तक लड़ूंगा, लास्ट मैन बचेगा मेरा तब तक, और मेरा लास्ट राउंड बचेगा तब तक मैं लड़ूंगा। ये उनके क्या थे, बर्ड थे सोमनाथ शर्मा के। फिर भी क्या होता है, एज द बैटल प्रोग्रेस, बैटल मतलब चलता है, आगे बढ़ता है, टी कंपनी बिगिन रनिंग आउट ऑफ इम्यूनेशन, इम्यूनेशन का मतलब होता है जो भी उनके हथियार थे, जो सामान था, जो उनके पास सेल्स थे, एक्सप्लोजिव थे, और जो बुलेट वगैरह थी, गोलियां, वो क्या हो रही थी, रनिंग आउट यानी खत्म हो रही थी, वे शुरू होने खत्म होने वाली थी, क्योंकि व्हेन द मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर, तब मेजर सोमनाथ शर्मा ने किसको इन्फॉर्म किया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया इसके बारे में कि हमारे एम्यूनेशन क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ही वाज आस्क्ड टू पुल बैक, मतलब उन्होंने आस्क हेल्प की मतलब अपना हेल्प के लिए मांगा। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, उन्हें पता था कि इसकी सिचुएशन यहाँ पे क्या है। ही रिस्पोंडेड विद द बर्ड, उन्हें रिस्पांस किया, द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड फ्रॉम अस, मतलब 50 यार्ड दूर है सिर्फ एनिमी हमसे। वी आर हेवली आउटनंबर, मतलब हम बहुत लोगों से घिरे हुए हैं। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, और बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। आई सेल नॉट विड्रॉ, मैं एक मिनट भी विड्रॉ नहीं कर सकता, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन, लगे मैं लास्ट मैन तक लड़ूंगा और लास्ट राउंड बचेगा तब तक मैं उनसे लास्ट, मतलब उनका मतलब था कि लास्ट सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। जस्ट अ फ्यू मिनट लेटर, तो थोड़े मिनट बाद क्या हुआ, व्हेन ही वाज क्राउच, क्राउच का मतलब होता है सेट विद अ नील, बैठ ऐसे घुटनों पे बैठ जाते हैं, इस टाइप से वो बैठ गए। इन अ ट्रेंच नेक्स्ट टू द मशीन गन ऑपरेटर के पास, तो मशीन गन ऑपरेटर था उसके पास बैठ गए, इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा किसमें, गन्स को लोड करने में। हिज डिस्पोजल वाज हिट बाय द मोटर सेल, और उनकी वो क्या मोटर सेल के पास बैठ गए, किलिंग हिम इंस्टेंटली, और क्योंकि हिज डिस्पोजल में क्या वो उसके पास बैठे थे, वो मशीन गन के पास, वहीं पर एकदम से क्या हुआ कि एक मोटर सेल आई और उनको क्या कर दिया, हिट कर दिया, इससे क्या हो गए थे, वो वहीं पे किल हो गए थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। नाउ नेक्स्ट है, डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर एंड फेस विद द
overwhelming numbering superiority of the enemy। मतलब उनने क्या मेजर को अपने खो दिया था और ओवरवेलिंग मतलब इतनी ज्यादा ओवर नंबर में क्या हो रही थी, एनिमी आ रहे थे और उनका अटैक चल रहा था। द हीरोइक एक्शन ऑफ द लेटर मेजर सोमनाथ शर्मा मोटिवेटेड हिज मैन। इसने क्या किया, उनको मेजर सोमनाथ शर्मा का जो बलिदान हुआ, जो मरे, तो इससे क्या उनके लोग क्या हो गए, ज्यादा मोटिवेट हो गए। होल्ड ऑन टू देयर पोजीशन, उन्होंने सबने अपनी पोजीशन होल्ड कर दी फॉर ओवर 6 मोर देन आवर बिफोर बीइंग ओवररन बाय द एनिमी। और मतलब 6 घंटे तक कंटिन्यू 6 घंटे तक उनको रोक के रखा, उनने आगे नहीं बढ़ने दिया पाकिस्तानी इन्वेडर को, इतना लड़े वो लोग। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम फॉर reinforcements टू अराइव। तो मतलब ये क्या दिखाता है हमें कि देखो वो किस टाइप से मतलब ब्रेवरी से उनको रेजिस्टेंस है नहीं रोक के रखा उनको, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर। इसमें कौन थी, फ्लाइंग सोल्जर्स भी आ गए थे पंजाब की रेजिमेंट की। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन थ्रू आउट डिमोटिवेटेड द एनिमी। और जो मेजर सोमनाथ ने जो किया था, क्या किया था, लोगों को मोटिवेट करने का काम और उनको डिमोटिवेट किया, किसके, अपने एनिमीज को। कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटी, कम से कम 300 लोग इसमें क्या हुए थे, कैजुअल, मत कैजुअलिटी यानी मतलब मरे थे इसमें, इंक्लूडिंग इंजर्ड देयर लीडर्स, और उनके भी लीडर्स क्या हुए थे, मतलब उन्होंने 300 लोगों को, 300 इंट्रूडर्स को तो मार दिया था 90 लोगों ने, और उसमें उनके लीडर भी क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। इन मैनी सिग्निफिकेंट वे, बहुत सारे ऐसे वे हैं जो डी कंपनी सैक्रिफाइस एंड मेजर सोमनाथ शर्मा लीडरशिप सेव्स। उनकी मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप ने किसको सेव कर लिया था, श्रीनगर को सेव कर लिया था। नहीं उसी टाइम पे अगर मेजर सोमनाथ शर्मा नहीं होते तो उसी टाइम पे हमारा जो कश्मीर है वो क्या हो जाता, पाकिस्तान के अंडर में चला जाता। और 4 कुमाऊं जो रेजिमेंट थी उनकी बटालियन वाज अवार्डेड और बैटल ऑनर से अपने उसको रिवार्ड किया गया श्रीनगर में। मेजर सोमनाथ शर्मा लेट डाउन इज फायर इज लाइफ फॉर द नेशन। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने किसके लिए बलिदान कर दी, अपनी राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए। वो कितनी साल तब उनकी उम्र कितनी थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, ओनली 24 ईयर। फॉर दिस फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवार्डेड द पद्म वीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा को किससे अवार्ड किया गया, पद्म वीर चक्र से अवार्ड किया गया। वो फर्स्ट थे इंडियन जिनको पहली बार पद्म वीर चक्र मिला था। ओके, his situation reflects his heroism। और उसकी ये सब क्या रिफ्लेक्ट करती है, उनकी हीरोइज्म, कितने हीरो मतलब कितने ब्रेव थे वो, कितने राष्ट्रभक्त थे और कितने करेजियस थे, साहसी थे। ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट, वो फर्स्ट रेसिपिएंट थे किसके, पद्मवीर चक्र के। अवार्डेड फर्स्ट होमेसी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, क्योंकि उनकी तो डेथ ही हो गई थी, कितने वो तब ओनली 24 ईयर की थी तब उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो फॉर द गैलेंट्री एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस, मतलब उन्होंने जो इतना गैलेंट्री यानी होता है इतना इतना ज्यादा, मतलब गैलेंट्री होता है बहुत ज्यादा इनॉर्मस एंड सुप्रीम, सुप्रीम यानी सुप्रीम सेक्रीफाइस ही था उनका, क्योंकि ओनली 24 ईयर के थे वो। और उन्होंने इतना ब्रेवरी से लड़ा कि उन्हें 90 लोगों ने कितने 500 और 1000 इंट्रूडर्स के साथ लड़े और उनको रोक के रखा, उनको श्रीनगर तक आने नहीं दिया। तो मतलब इतनी बहादुरी से वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे, इसलिए इनकी ये बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र पहली बार इन्हीं को मिला था। देखो ये मेजर सोमनाथ शर्मा ओनली 24 ईयर की है। ओके, now now we will study next। we have delved into how the event of हम मतलब ये सब समझेंगे कि देखो 3 नवंबर 1947 में कैसे एक इवेंट प्ले आउट हुआ। इट आल्सो बर्थ knowing more about the early life of Major सोमनाथ शर्मा, the events that led him to make the ultimate sacrifice। मतलब कैसे वो इतने साहसी बने, ये सब हम पढ़ेंगे। मतलब इतना उनमें पेट्रियोटिज्म, देखो 24 ईयर कुछ ज्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन उनमें इतना साहस, इतना देशभक्ति कहाँ से आई, तो ये उनके एनवायरमेंट के बारे में हम जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ था मेजर सोमनाथ, 1923 में इन द पिकारेक्स टाउन ऑफ दाद में हुआ था। इन कहाँ पे, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में। सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की दाद जगह टाउन में हुआ था। ठीक है, बिलोंग हुआ मेजर सोमनाथ शर्मा बिलोंग हुआ विथ रिच फैमिली से, एक रिच मिलिट्री लेगेसी से बिलोंग करते, मतलब उनकी फैमिली में क्या है सब, लेगेसी का मतलब होता है लाइफ एक्सपीरियंस, वैल्यू, बिलीफ, ट्रेडिशन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब उनका एक ऐसी फैमिली जन्म हुआ था जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली ने क्या है, मिलिट्री को सर्विस की थी। उनके फादर हुए, ग्रैंडफादर हुए, देखो उनके फादर क्या थे, मेजर जनरल थे अमरनाथ शर्मा, हेड सर्व। उन्होंने भी नेशन के लिए अपना क्या दिया था, सर्विस दी थी, वो भी क्या आर्मी में उन्होंने सर्विस दी थी। यंग सोमनाथ शर्मा वाज आल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वैल्यूएबल टेल्स ऑफ द महाभारत। वो किससे इंस्पायर्ड थे, महाभारत से इंस्पायर्ड थे। इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडमदर फादर, अपने ग्रैंडफादर से भी बहुत इंस्पायर्ड थे वो। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट
शेरवुड कॉलेज में हुई थी उनकी, नैनीताल में है जो। रिगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज में उनकी, जो कहाँ पे है, संतुरस्ट में है। और इधर कहाँ क्या हुई थी, उनकी ट्रेनिंग हुई थी मिलिट्री की, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा लाइफ वाज टेस्टामेंट, एक टेस्टामेंट की तरह है, मतलब एक प्रूफ है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है क्योंकि कैसे लाइफ में डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना चाहिए हमारी लाइफ में, मतलब अनुशासन और त्याग बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। कमीशन इनटू द 8th बटालियन, और 8th बटालियन के लिए उन्होंने काम किया। 19 हैदराबाद रेजिमेंट में क्या हुए वो 1942 में अपॉइंट हो गए थे। ही सर्व विद डिस्टिंक्शन, उन्हें क्या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा उसे सर्व किया उसको। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 में भी इनने क्या किया था, हेल्प की थी। इन अराकन कंपनी इन बर्मा, बर्मा की तरफ से इनने उसमें भी सर्व किया है। अनमेंशन इन डिस्पैच का मतलब होता है ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन मिलिट्री अफेयर्स, और उन्होंने क्या दी थी, मिलिट्री अफेयर्स पर रिपोर्ट दी थी फॉर हिज ब्रेवरी। हाउ इट वाज ड्यूरिंग द 1947 वर्ल्ड वार, और जब इंडो पाकिस्तान का वार हुआ 1947 1948, पर्टिकुलर इन द बैटल ऑफ बडगाम, और द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज टू बी फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है सेव, स्ट्रेंथन, ऑफन थ्रू हार्डशिप, मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा को उस टाइम पे क्या है, उनको चोट भी आई थी लेफ्ट हैंड में, तब भी वो क्या उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने बैटल में। तो ये सब क्या दिखाता है कि वो कितने ज्यादा डिटरमिनेंट थे और पैट्रियोटिक थे, ये सब हमें पता चलता है इससे। द लाइफ एंड सैक्रिफाइस, मतलब उन्होंने देखो 42 के सेकंड बर्बाद में भी हेल्प मतलब सर्व किया था उन्होंने, और 1947 80 में ये तो पता ही है, बडगाम में भी उन्होंने बैटल में कितनी बहादुरी के साथ लड़े थे वो। लाइफ एंड सैक्रिफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाईएस्ट आइडिया ऑफ ड्यूटी। इससे हमें क्या पता चलता है, उन्होंने एक क्या नींव रख दी है कि मिसाल कायम कर दी उन्होंने, प्रूव किया कि हमें अपने आइडियाज की ड्यूटी, ऑनर और पेट्रियोटिज्म किस तरह की होनी चाहिए। ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ, हमारे लिए क्या बन गया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया सोल्जर्स के लिए और सिटीजन के लिए भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिज स्टोरी इज रिमाइंडर ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय द काउंटलेस मेन और वुमेन, मतलब ये क्या काउंटलेस मेन और वुमेन के लिए क्या एक सोर्स बन गया इंस्पिरेशन का, कि कैसे अपनी मदरलैंड की कैसे डिफेंस की जाती है, मतलब अपनी मातृभूमि की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। और हाईलाइट करता है द प्रोफाइंड सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ इंस्पिरेशन इन, हमें अपनी ड्यूटी के लिए ड्यूटी फर्स्ट होना चाहिए हमारी, बाद में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने लड़ी। In the quiet of Kashmir Valley, where the echoes and the company battle with inflation have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remained the beacon of courage and sacrifice. His value ensured that the tricolor would continue to, और उन्होंने क्या मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या इंश्योर कर दिया कि जो कश्मीर वैली है, क्वाइट कश्मीर वैली, इसमें हमेशा के लिए अब क्या लहराएगा, हमारा ट्राई कलर फ्लैग ही लहराएगा, यहाँ पे तिरंगा लहराया उन्होंने। और हिज नेम इज फॉरएवर इज यानी होता है परमानेंटली, उनका हिस्ट्री में नाम, उनका गोल्डन पेज पर कहते हैं हमारा सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिख गया है हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री में, ठीक है। द लाइफ एंड द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड एज अ प्रेग्नेंट, का मतलब होता है इमोशनल और सैड रेमिनेंट ऑफ द प्राइज ऑफ फ्रीडम और एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ दोज हु फॉट टू प्रोटेक्ट अस, मतलब उनके लिए हमेशा के लिए इंस्पिरेशन बन गया, एक प्रूफ बन गया कि हमें अपनी अपनी मातृभूमि के लिए, मदरलैंड के लिए कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसके लिए फाइट करना है। हिज स्टोरी मार्क बाय द सेल्फलेसनेस, मतलब वो क्या बिना स्वार्थ के और बहादुरी के साथ लड़े थे। विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड जनरेशन टू कम, और आगे की जनरेशन को भी उन्होंने क्या इंस्पायर करा है इस तरह से। इंश्योरिंग दैट हिज सैक्रिफाइस इज नेवर टू बी फॉरगॉटन नहीं, कभी नहीं भुलाया जा सकता उनकी सैक्रिफाइस को। हिज नेम इज यानी लिख गया है सुनहरे अक्षरों में ऑन द ऑनर वॉल ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियम, देखो मेमोरियम है यहाँ पे, क्या जो भी जो है नेशनल वॉर मेमोरियम, यहाँ पे जो भी मतलब जो वीरता चक्र मिलता है उनको, जो मतलब बहुत सैक्रिफाइस काम करते हैं, यहाँ देखो मेजर सोमनाथ शर्मा, उनका भी हमेशा के लिए नाम परमानेंट लिख दिया उनका, ठीक है। ऑनर वॉल है जिसको भी मतलब सम्मान दिया जाता है, यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं उनके। ये मेडल है ऑनर के, ठीक है, ये मेडल होते हैं इस टाइप से। लेट अस सैल्यूट दिस ब्रेव हार्ट, हम चलो सैल्यूट करते हैं इस ब्रेव हार्ट को के। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों हमने देखा कि अटेल ऑफ वेल्योर में देखो कैसे मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने अंतिम सांस तक लड़े वो और हमारे देश को फ्रीडम दिलाया, हमारे देश को ही कहलाता है क्योंकि कश्मीर क्या है, कश्मीर हमारे देश का ही पार्ट है। अगर कश्मीर पर वो उस टाइम पे कब्जा कर लेते 1947 में तो क्या होता, तो इससे हमें बहुत बहुत ज्यादा हानि होती है ना, इसलिए क्या उन्होंने हमारे फ्रीडम को बचाए रखा।
उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा ओनली 24 ईयर के थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें कश्मीर को पाकिस्तानियों से कैप्चर होने से बचाया था। मेजर शर्मा के ओनली 90 सोल्जर्स थे और वो कितने थे, 500 और 1000 के लगभग थे। इतनी ज्यादा उन्होंने सीज फायर वगैरह की उन पर, लेकिन तब भी उन्होंने उनको रोके रखा, अपने पूरे करेज के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो लड़ते रहे लास्ट सांस तक अपनी। और ये सब इसकी स्टोरी है ना मेजर सोमनाथ शर्मा की हमने पढ़ी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर, और मैं इसकी एक्टिविटी, इसकी जो भी एक्सरसाइज है मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। ओके, तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा था, इसलिए हम मेजर सोमनाथ शर्मा को ट्रिब्यूट देते हैं। देखो उनका इनाम लिख गया है उनका हिस्ट्री में हमेशा के लिए। और उन्होंने लास्ट में हम उनको सैल्यूट करते हुए हमने क्या बोला था, वंदे मातरम, सजलाम सुजलाम सुफलाम मलयजा शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, जय हिंद। ये क्या है, हमारा एक ट्रिब्यूट है छोटा सा सोमनाथ शर्मा को, जिन्होंने सिर्फ 24 की एज में क्या है, अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। हम और हमारे बॉर्डर पर अब हमारी रक्षा की है ना, और हमें हमारे कश्मीर को पाकिस्तानियों के इन्वेडर से बचाया। ठीक है, और हम अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। लेट अस डिस्कस डिस्कस कीजिए। इसमें क्या अरेंजमेंट है, आपको स्टोरी आपने पढ़ ली, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, सेंटेंस दिए हैं 10। ओके, 8 सेंटेंस दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट में क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज बोर्न। आपको पता है मेजर शर्मा का जन्म मतलब कांगड़ा में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस क्या है आपका, इवन आफ्टर लूजिंग मेजर शर्मा की लूज होने मतलब उनकी डेड होने के बाद, सोल्जर फूड ब्रेवली सेव श्रीनगर। और सोल्जर्स क्या थे, वो बिल्कुल बिल्कुल पूरी अंतिम सांस तक अपने लड़ते रहे श्रीनगर को बचाने के लिए। और थर्ड में क्या था, डी कंपनी अंडर द कमांडर ऑफ द, ये क्या है आपको क्या करने हैं, सही से अरेंज करने हैं स्टोरी, जैसे आपकी चैप्टर स्टोरी है उसी के अकॉर्डिंग। अभी क्या ऊपर नीचे है तो उसको क्या है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पे कौन सा आएगा, फर्स्ट और लास्ट तो आपको दिया है फर्स्ट और एट का। अब सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को समझना है और अरेंज करना है। ओके, थर्ड वाला कौन सा है, द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर। तो श्रीनगर गई थी, मेजर सोमनाथ के में अंडर में थी। कि ये किस टाइम पे हुआ था इवेंट। और मेजर सोमनाथ शर्मा अंडर वेंट ट्रेनिंग एट द, और मेजर शर्मा अंडर ट्रेनिंग में कब आए, उनका जन्म हुआ, फिर ट्रेनिंग हुई होगी उनकी। और थर्ड में देखो, मेजर सोमनाथ शर्मा, पहले पूरे समझ लो सारे सेंटेंस, फिर अरेंज करेंगे। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक टू कम्बैट द एनिमी एट बडगाम। बडगाम में तो मेजर शर्मा ने रिक्वेस्ट की थी, एयर स्ट्राइक के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्हें उन्हें कहा था उस टाइम पे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशन इनटू 19 हैदराबाद रेजिमेंट में कब कमीशन हुए थे, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर, कैसे मर गए थे वो, मॉडल सेल हिट हुई थी उनसे। और लास्ट में मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फर्स्ट रेसिपिएंट बने। तो उनके जन्म के बाद क्या हुआ होगा, मेजर शर्मा अंडर ट्रेनिंग गए होंगे, वो ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ था, रेजिमेंट में वो क्या हुए थे, कमीशन हुए थे, मतलब पोस्टिंग हुई थी उनकी 92 में। और फोर्थ नंबर पे क्या हुआ था, डी कंपनी आई थी किसके अंडर में, मेजर सोमनाथ के अंडर में। और फिफ्थ में क्या हुआ था, स्ट्राइक के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की होगी। और सिक्स नंबर पे क्या हुआ था, मेजर सोमनाथ शर्मा किल मारे गए। और सेवेंथ पे क्या हुआ, इवन आफ्टर मतलब उनके मरने के बाद भी सोमनाथ शर्मा के सोल्जर्स लड़े लड़े अपने श्रीनगर को बचाने के लिए। और एट पे क्या होगा, मुझे सोमनाथ शर्मा बाद फर्स्ट रेसिडेंट बने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज करना है इनको। ओके, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। आपको अच्छी समझ में आया होगा सब कुछ। अब नेक्स्ट ये पैराग्राफ समझ पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट दिया है आपको, इसको समझिए। और इसके वास्टली वास्टली यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, आउट नंबर यानी बहुत ज्यादा, फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर। क्या डिवास्टेटिंग फायर का मतलब होता है, अंधाधुंध फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग तो आपने इंग्लिश हिंदी वर्ड सुना ही होगा। तो डिवास्टेटिंग फायरिंग का मतलब होता है अंधाधुंध, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी, बस फायरिंग होती जा रही थी। और मेजर सोमनाथ शर्मा थे और उसके जो मेंस थे वो खड़े हुए थे रिजोल्यूट, यानी अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। उन्हें बस था लड़ना, लड़ो या मारो, बस यही कंडीशन थी उनके लिए। द एयर वाज थिक विद साउंड ऑफ गन फायर। एयर हवा में सिर्फ गन फायर की आवाज आ रही थी। और क्राइड ऑफ बैटल मतलब लोग चिल्ला रहे थे बस। ए मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस, इसी इसी अंधाधुंध फायरिंग में मेजर सोमनाथ शर्मा अपने सोल्जर्स के लिए क्या कहते हैं, इसी कोई क्यों से नहीं, इस शोर आवाज, इस मतलब इस आवाज, इतनी सारी आवाजें आ रही थी, उस आवाज में मेजर सोमनाथ शर्मा अपने फाइटर्स को क्या कहते हैं, उनको टेनेसी और वेल्योर अर्जिंग करते हैं कि बस हमें डटे रहना है और इस युद्ध को वीरता से जीतना है। ओके, इस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं वो। डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटी एंड हिज ओन इंजरी, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई, मतलब बहुत ज्यादा जनहानि हुई।
और खुद को भी बहुत इंजरी थी, फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या किया, डिस्प्ले अनपैरेलल ब्रेवरी। अनपैरेलल का मतलब होता है हम किसी से बराबरी नहीं कर सकते उनकी बहादुरी की, इतनी बहादुरी से लड़े थे वो। ही मूव्ड fearlessly through the battalion field directing fire and filling magazines for his gunner। मतलब वो क्या, मतलब उनको खुद को भी चोट आई थी, तब भी वो क्या कर रहे थे, मैगजीन्स को फिल कर रहे थे, उनको डायरेक्ट कर रहे थे कि बस हमें लड़ना है, और इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि बस आपको डटे रहना है मैदान में। द इनकरेजिंग फॉर हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड। और अपने क्या कह रहे थे, इनकरेज कर रहे थे अपने सोल्जर्स को, बस तुम्हें डटे रहना है और लड़ना है बस। तो इसके ये आपका पैराग्राफ हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द कंडीशन फ्रॉम द लाइन। लाइन से, इन लाइन से क्या पता चल रहा है आपको, द एयर वाज थिक विद गन फायर। इसका मतलब क्या है, द गन शॉट हैज स्टॉप, नहीं स्टॉप नहीं हुई, गन फायर थिक गन फायर मतलब बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, तो देयर वाज इंटेंस फाइटिंग हो रही थी बैटलफील्ड में, तो इसका मतलब ये होगा सेकंड इज, ठीक है। तो फिर पढ़ लेते हैं चार ऑप्शन। द इन्वेडर्स वर रिट्रीटिंग फ्रॉम फाइट। तो इन्वेडर्स रिट्रीटिंग कर रहे थे, नहीं ये तो गलत है। द इंडियन सोल्जर्स हैज अचीव्ड विक्ट्री, ये भी नहीं है। उस टाइम मतलब लाइन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। लाइन क्या करेगी, थिक विद गन फायर मतलब बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी फाइटिंग में। और नेक्स्ट इज कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटी, क्या हैवी कैजुअलिटी का मतलब बहुत ज्यादा हानि हो गई थी, जनहानि हुई थी, मतलब बहुत लोग मारे गए, फिर भी क्या हुआ, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू लीड कर रहे थे अपने लोगों को, क्योंकि वो तो सिर्फ 90 थे और 90 लोग ही सब लड़ रहे थे, और क्या है, और बस उनसे 90 में से बहुत सारे मारे भी गए, तब भी क्या वो लड़ते रहे और उनको लीड कर रहे थे, कैसे, डिटर्मिनेशन के साथ, प्रोटेक्ट हिज कंट्री। उन्होंने कहा हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, और इंस्पायर करना किया उन्हें सोल्जर्स को, करेज और ब्रेवरी, साहस और बहादुरी के साथ उनको इंस्ट्रक्ट करते रहे और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। तो इसका बिकॉज में आप आंसर लिख दो, ठीक है। सिलेक्ट द कॉमन ऑप्शन, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऐसा सर तो पता ही आपको, कथन लिखा है, कारण दिया है, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कौन से आंसर में कर रहे हैं आपको देना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा क्या है, मूव करते हैं फेयरलेसली, मतलब बिना डरे हुए, बैटल फील्ड मतलब युद्ध के मैदान में चले जाते हैं, इवन दो ही वाज इंजर्ड, वो इंजर्ड थे तब भी चले जाते हैं युद्ध के मैदान में, और क्या करते हैं, मैगजीन्स वगैरह करने लगते हैं। उन्हें विश्वास था कि उनका करेज वाज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट सोल्जर्स, मतलब उनके सोल्जर्स के लिए उनका मोटिवेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या वो मतलब उनको चोट लगी थी तो भी वो मैदान में चले गए, युद्ध में मतलब युद्ध के लिए में चले गए, तो ये सही है, दोनों सही है, क्योंकि वो चले गए थे और उनको इनकरेज भी कर रहे थे, तो फर्स्ट इज राइट। बोथ ए एंड आर ट्रू है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही है कि वो चले गए थे युद्ध के मैदान में और उनको क्या कर रहे थे, उन्हें पता था कि इंस्पायर करना बहुत जरूरी है सोल्जर्स को इस टाइम पे। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, करेक्ट वर्ड फॉर्म को भरना है इसमें। तो मेजर सोमनाथ शर्मा बस फिलिंग मैगजीन्स भर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे मैन को, लोगों को इनकरेज भी कर रहे थे उनको, होल्ड देयर ग्रुप्स डिस्पाइट इंजरी, इंजरी होने की मतलब बड़ी तो चिंता तो नहीं थी उनको, उनको क्या थी, बड़ी बस इंजरी थी ओनली, ठीक है। अब हम मेजर सोमनाथ शर्मा का ही आपको एक और पैराग्राफ दिया है, देखो उनका जन्म कब हुआ था, बोर्न ऑफ जनवरी 1923 इन पिकारेक्स टाउन ऑफ द दादिन। पिकारेक्स मतलब होता है बहुत सुंदर टाउन है, अच्छे टाउन में, मतलब सुंदरता हो जिसमें। दाद कांगड़ा का है, दाद टाउन में हुआ था, कांगड़ा में जो हिमाचल प्रदेश में। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू द फैमिली विद रिच मिलिट्री फैमिली। वो किससे बिलोंग करते थे, रिच मिलिट्री लेगेसी। रिच मिलिट्री लेगेसी का मतलब होता है जिसमें पूरी फादर ग्रैंड फादर सब कुछ क्या है, मिलिट्री में ही रहे और उन्होंने मिलिट्री को सर्व किया हो, तो इस टाइप की फैमिली का मतलब ऐसा एनवायरमेंट मिला उन्हें शुरू से ही कि वो मतलब मिलिट्री के फैमिली में रही, तो उन्हें क्या मन से और फैमिली से दोनों तरह से वो इंस्पायर थे। हिज फादर क्या थे, उनके पापा, उनके फादर क्या थे, मेजर जनरल थे अमरनाथ शर्मा, और वो सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। और यंग सोमनाथ शर्मा भी डीपली क्या इंस्पायर थे, वेल रेस्टेड, महाभारत की टेल्स सुनी थी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे वो, इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, और अपने ग्रैंडफादर से भी बहुत ज्यादा थे इंस्पायर। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द सोमनाथ शर्मा अर्ली इन्फ्लुएंस ऑन हिज करियर। तो उनके शुरू के करियर में किससे इन्फ्लुएंस हुए, मतलब किससे मोटिवेटेड हुए, तो ही वाज primarily influenced by his family, father's achievements से हुए थे लोग। His inspiration comes solely from the tales of the मतलब solely means अकेले, तो अकेले महाभारत टेल से नहीं हुए थे वो किससे हुए थे, his family और हेरिटेज, उनकी फैमिली, उनके मतलब उनकी सांस्कृतिक और उनकी घर की मतलब हिस्ट्री ऐसी थी कि सब वो उन घर की ब्रेवरी और सेंस ऑफ ड्यूटी से मतलब इनकरेज हुए। उनके फादर ग्रैंडफादर सब मिलिट्री में गए, तो उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि वो अपनी फैमिली से ही मेनली इनकरेज हुए थे। वी डिसाइडेड टू जॉइन मिलिट्री आउट ऑफ द नेसेसिटी रेदर देन पैशन, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, इसी वाला आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कीजिए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, नो, वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं थे वो, किससे थे, व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन, तो ये तो रॉन्ग है आपका।
और इसका सेकंड वाले थर्ड वाले का आंसर है व्हाट इज द फ्रेज, सर फ्रेज दिया आपको, सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, टेल अस अबाउट मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इसका मींस क्या है, तुमने सर्व किया नेशन को, क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा डिड नॉट, किससे बिलोंग नहीं करती थी, वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ही बिलोंग टू अ मिलिट्री फैमिली एंड हिज फैमिली फोकस वाज ऑन सर्विस टू द नेशन। उनकी फैमिली का मेन फोकस क्या था, नेशन को सर्विस करना, अपने राष्ट्र के लिए सर्विस करना, रेदर देन वेल्थ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ना धन इकट्ठा करने की जगह उन्होंने क्या चुना, अपनी, उनकी पूरी फैमिली ने क्या चुना, अपने देश की सेवा करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, किसका मतलब है इसका, ये दिया है आपको थर्ड वाला कि टेल्स अस अबाउट द मेजर फ्रेज क्या है, सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। तो इसके मींस में आपको ये वाला आंसर लिखना है। ओके, ये आपका आंसर दिया है, मेजर सोमनाथ शर्मा डिड नॉट कम फ्रॉम द wealthy family, he belonged to a military family, his family focus was on service on to the nation rather than wealth accumulation। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ इज रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड आपका, तो इसमें माय फैमिली एंड आई विजिटेड अ पॉपुलर हिल स्टेशन, मेरी फैमिली और मैं कहाँ गए, पॉपुलर हिल स्टेशन गए। हिल स्टेशन तो जानते हो आप, जैसे मनाली वगैरह है, कुल्लू वगैरह है, ये क्या है, हिल स्टेशन एरिया है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा होती है। स्टे ना ओल्ड बाय विजुअली चार्मिंग का मतलब होता है सराउंडेड बाय ट्री। तो देखो आपके पैराग्राफ में आया है, तो किसके लिए, पिकारक्स, पिकारक्स का मतलब होता है सुंदरता, तो इसलिए विजुअली चार्मिंग का मतलब होता है पिकारक्स, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, पिकारक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपकी सेपरेट वीडियो बना दी है क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लेना। ओके, तो सेपरेट आंसर अलग से वीडियो बना दी है मैंने आपकी, ओके इसकी, तो आप चेक कर लेना उसमें। मैच द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, इसको तो मैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में फाइट टू द मैन, ये आपको लाइंस दी है और इसको ये आपके मीनिंग दिए हैं, इसके इसका क्या मीनिंग है। फाइट टू द लास्ट मैन का मतलब क्या है, फॉल द प्लान का मतलब क्या है, डिलीवर अ ब्लो का मतलब होल्ड देयर ग्राउंड का मतलब क्या है। तो फाइट टू द लास्ट मैन का मतलब था, उन्होंने क्या था, क्या कहा था मेजर सोमनाथ शर्मा जी की, फाइट टू द लास्ट मैन तक लड़ो तुम लोग, अपने सोल्जर्स को उन्होंने एनकरेज किया था। तो इसका मतलब क्या था, फाइट फॉर वायलेंटली अंडर द ईच वन लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन, मतलब हर एक को अपनी जीवन को इसमें लगा देना है, अपनी नेशन के लिए लड़ना है तुम्हें। तो फॉर टू फाइट टू द लास्ट मैन तक लड़ो तुम। और फॉइल द प्लान का मतलब क्या है, आई स्पाई डिसरप्ट द एनिमी एफर्ट टू इन्वेड अ कंट्री बाय इंटरसेप्टिंग देयर कम्युनिकेशन। तो वो क्या कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, स्पाई डिसरप्ट, वो अपने जो इंट्रूडर पाकिस्तान के, वो प्लान बना रहे थे, प्लान किया था उन्होंने कि हम कैसे इन्वेट करेंगे कंट्री को, इंटरप्रेट करेंगे, कम्युनिकेशन कर रहे थे। और डिलीवर अब लोगों का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट टीम होती है, स्पोर्ट टीम लास्ट मिनट गोल, डिलीवर अब लोगों का मतलब लास्ट गोल, गिविंग देम द लीड एंड शेकिंग द ओपोनेंट कॉन्फिडेंस। मतलब वो डिलीवर अब लोगों का मतलब होता है कि लास्ट में क्या, वो तो 90 थे, उनने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए थे पाकिस्तानी इंट्रूडर, हम तो बस जीत के मतलब इसमें कब्जा करके ही जाएंगे श्रीनगर पे, लेकिन लास्ट में क्या किया उन्होंने, डिलीवर अब ब्लो कर दिया, मतलब उनको आउट कर दिया। कैसे कर दिया था उन्होंने, उनको लूज, उनके कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया था। स्पोर्टा टीम जैसी टीम में क्या होता है, लास्ट मिनट पे गोल हो जाता है तो टीम पूरी हिल जाती है अपोनेंट, कि ये कैसे हो गया, कैसे हार गए। तो ऐसे पाकिस्तानियों का हाल हुआ था, तब मेजर सोमनाथ शर्मा उनसे लड़े थे। होल्ड देयर ग्राउंड का मतलब आखिरी तक डटे रहो, उन्होंने कहा था अपने सोल्जर से, सोल्जर स्टे इन देयर पोजीशन एंड फाइट बैक, और लड़ो उनसे, अपनी डटे रहो और लड़ो उनसे, इवन दो द एनिमी इज स्ट्रांग, चाहे एनिमी स्ट्रांग हो लेकिन डटे रहो अपनी सांस की आखिरी सांस तक और लड़ो उनसे। इस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था उनको। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको ये आपको मीनिंग्स दिए फर्स्ट कॉलम में, इसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। ओके, नाउ द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये एक्सप्रेशन है दिए, इनको यूज करना है और उसको फुल करना है। जैसे द डिटेक्टिव मैनेज टू फॉइल, डिटेक्टिव ने क्या किया, मैनेज किया फॉइल द प्लान बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस फ्रॉम बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट रिड ऑफ। तो डिटेक्टिव ने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, उसको प्लान को फॉइल कर दिया, बाय फाइंडिंग एविडेंस को क्या कर दिया, फाइंड कर लिया उसने, तो वो क्या हो गया, कल्प्रिट, उससे कल्प्रिट इससे बचता है, इससे पहले तो क्या किया है उसने, एविडेंस को फाइंड कर लिया और उसको प्लान को फेल कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसमें देखो पहला प्लान का मतलब क्या है, स्पाई डिस्टर्ब, तो उनका जो प्लान बना था उन्होंने कर दिया था, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, एनिमी फोर्स जितने भी उन्होंने लास्ट में सारे कर दिए थे, फेल कर दिए थे उनके। नाउ नेक्स्ट इज द कंपनी की न्यू एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वाज मीन टू डिलीवर अ ब्लो टू देयर कंप्यूटर सेल्स। तो मतलब कंप्यूटर सेल्स के लिए क्या करना है, उसे डिलीवर करना है ब्लो, मतलब उनको शेक करना, हिला देना, लास्ट तक उनको हरा देना है। द हाइकर्स चूज टू
डिस्पाइट द हेवी रेन्स रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी। तो हाइकर्स ने क्या चूज किया? होल्ड देयर ग्राउंड, अपने ग्राउंड में होल्ड रहे। क्यों? इसके बावजूद हेवी रेन थी, फिर भी उन्होंने वापस लौटना से मन लो वापस लौटने से मना कर दिया, कि मतलब अपने जब ग्राउंड पर डटे रहे वो हाइकर्स, बारिश हुई तो भी। डिस्पाइट बीइंग हेवी आउट नंबर्स, मतलब आउट नंबर्स यानी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स वो कर रहे थे डिफेंड देयर होमलैंड, उनकी अपने होमलैंड को क्या डिफेंड करते रहे, फाइट करी उन्हें लास्ट मैन, फाइट टू द लास्ट मैन रिफ्यूजिंग द सरेंडर टू द एनिमी। उन्हें एनिमी को सरेंडर करने से अच्छा क्या समझा कि लास्ट सांस तक डटे रहेंगे और लड़ेंगे इनसे, ये ज्यादा इंपोर्टेंट समझा उन्हें, है ना। तो ये आपके फिलअप्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज रीड द हाईलाइट वर्ड को रीड करना है आपको, और सेंटेंस में से फ्रॉम द टेक्स्ट अ कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप पोस्टेड टू जम्मू कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट किसके लिए? कलेक्टिव नाउन है ये। क्या कॉन्टिजेंट किस लिए यूज होता है? मतलब सेना की टुकड़ी के लिए यूज होता है। देयर आर मेनी सच कलेक्टिव नाउन, ऐसे बहुत से कलेक्टिव नाउन है जो यूज होते हैं आर्मी में। तो आर्मी में मतलब किसके कौन कौन से नाउन यूज होते हैं कलेक्टिव, ये आपको पता करना है। तो देखो ये एयरफोर्स का हो गया, ये शिप का हो गया, ये लैंड वालों का, आर्मी वालों का हो गया, ठीक है। तीनों टाइप का दिया है इसमें आपको। तो आपको देखो रेजिमेंट किसकी होती है? रेजिमेंट एक बड़ी होती है, परमानेंट यूनिट होती है आर्मी की, टिपिकली कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट, इसको कमांड करता है जो कर्नल होता है इसका, एंड डिवाइडेड सेवरल कंपनीज में डिवाइड होती है। रेजिमेंट क्या है? बड़ा ग्रुप होता है, और जो आर्मी वालों का और इसका क्या है, अलग अलग टुकड़ियों में वो डिवाइड होती है, ठीक है, सेवरल कंपनीज में डिवाइड होती है। इस स्क्वाड्रन किसके लिए यूज होता है? स्क्वाड्रन देखो स्मॉल यूनिट होती है, कंप्राइजिंग 12 से 24 तक एयरक्राफ्ट होते हैं इसमें। एक किसके लिए होती है? एयरफोर्स वालों के लिए यूज होती है स्क्वाड्रन, ठीक है। एंड देयर क्रूज यूज इन एयरफोर्स, एयरफोर्स नेवल, नेवी, आर्मी, नेवी, एविएशन सर्विस, मतलब सब में यूज होते हैं इनके क्रू। क्रू मींस होता है ग्रुप। और फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट किसके? ग्रुप ऑफ फ्लीट किसमें यूज होती है? नेवी में, जो जल सेना है। शिप्स सेलिंग टुगेदर engage in the same activity under the same ownership, मतलब ये फ्लीट किसके लिए वर्ड यूज होता है? नेवी के लिए, ठीक है, जल सेना वालों के लिए फ्लीट का यूज होता है, ठीक है। और बटालियन का यूज क्या? मतलब ये कलेक्टिव नाउन है कि ग्रुप से सब डेनोट हो जाते हैं। और बटालियन का मतलब क्या होता है? लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप में सैनिक बैटल में होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्री यूनिट। इन्फेंट्री यूनिट किसको बोलते हैं? तो बॉर्डर वगैरह पे तैनात होते हैं जो सैनिक, उनके लिए बोलते हैं इन्फेंट्री यूनिट। तो ये बटालियन में होते हैं, मतलब लार्ज ग्रुप में बहुत सारे सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे तैनात होते हैं और अपनी सीमा की रक्षा करते हैं, उनको बोलते हैं बटालियन, ओके। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, अब ये सेंटेंस दिए उनको फिल करना है। द कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द एंटायर, तो कमांडर ऑफिसर तो पूरी किसको करेगा? पूरी रेजिमेंट को करेगा, एंटायर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली में। तो कमांडिंग ऑफिसर तो रेजिमेंट को करेगा, ठीक है। द एडमायरल, द एडमायरल ऑर्डर द एंटायर, एडमायरल, एडमायरल ग्रुप एक पोस्ट होती है, वो कहाँ पे होती है? फ्लीट, किसमें होती है? ये होती है आपकी जल सेना में। एडमायरल होता है टू सेट सेल फॉर बैटल, मतलब मैन हेड होता है सेल, जो जल सेना में, ओके। द बटालियन क्या होती है? मैंने बताया अभी कि जो बॉर्डर पे तैनात होते हैं जो सैनिक, उनकी बटालियन ग्रुप को क्या बोलते हैं? उस सैनिक के ग्रुप को बटालियन बोलते हैं। इन्फेंट्री स्लोली थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। और स्क्वाड्रन क्या होता है? फाइटर, फाइटर जेट वाज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमी प्लान्स। तो स्क्वाड्रन किसमें था? स्क्वाड्रन किसमें आया था? जिसमें 12 से 24 ग्रुप में, 24 तक के हेलीकॉप्टर वगैरह प्लेन साथ में उड़ते हैं, साथ में ग्रुप में रहते हैं, जिसको स्क्वाड्रन यूज करते हैं, ठीक है। ये एयरफोर्स में यूज होता है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये। और नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। रीड करना है, फॉलोइंग सेंटेंस दिए आपको, फॉलोइंग वर्ड्स दिए हैं फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड बाय टेकिंग क्लू फ्रॉम द मीनिंग गिवन बिलो इन द बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स दिया है, ओवरवेल, ओवरथ्रो, ओवररन। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? तो ओवरवेल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाना? इमोशनली खुश हो जाना। जैसे देखो, टू टेक एंड सीज कंट्रोल, मतलब किसी चीज पर कंट्रोल कर लेना, तो कंट्रोल करने के लिए होता है ओवरथ्रो। और ओवररन का मतलब क्या होता है? टू इन्वेड अ कंपनी और एरिया इन लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर में क्या करना? ऑक्यूपाई कर लेना किसी एरिया को, ठीक है। तो किसी को ले लेना और कंट्रोल में ले लेना, उसको ओवरथ्रो बोलते हैं। और किसी इन्वेड और ऑक्यूपाई मतलब किसी एरिया को कर लेना अपने अंदर में, मतलब उस पर क्या कर देना? उस पर आक्रमण कर देना, तो उसको ओवररन बोलते हैं, ठीक है। टू फ्लड ऑफ और ओवर पावर समवन समथिंग इमोशनली, मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल हो जाना। जैसे कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेना, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ओवरवेल बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपको सेंटेंस बनाने हैं, जैसे ओवरवेल का मतलब और सेंटेंस बना सकते हो, इस टाइप से आप सेंटेंस भी बना सकते हो 5 अदर वर्ड से। ओवरटर्न, ओवरथ्रो, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। इन द फॉलोइंग पेयर सी इज यूज्ड द नाउन,
और देखो सीक एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है, इसमें सी है इसमें एस है। तो जो सी से सी है वो नाउन है आपका। नाउन तो आपको पता ही क्या होता है, कोई भी नेम पर्सन, कोई भी पर्सन का नेम हो, कोई भी चीज वस्तु कुछ भी एक्स वाई जेड जिसका नाम हो वो नाउन में ही आता है। ठीक है, नाम कोई भी चीज का नाम वो नाउन से डिनोट होता है। और वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन हो एक्स वाई जेड वो क्या होती है, वर्ब होती है। और सिंपली आपको इतना डिफरेंस रखना है नाउन में और वर्ब में। तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, देखो एस और सी, और सी वाले आपके नाउन है, इस काउंसिल काउंसिल और वर्ब क्यूब में। तो आपको वर्ब क्या कोई एक्शन हो रहा हो जिसमें वर्ब होगी, और जिसमें कोई नाउन क्या किसी को नाम को किसी चीज को डेनोट कर रहा हो तो नाउन होगा। ओके, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। टीचर ने क्या दी, द टीचर्स एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल। इसका मतलब क्या है, टीचर की एडवाइस हमेशा कैसी होती है, हेल्पफुल होती है। तो इसमें क्या है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी नाउन। सी कंटिन्यूज टू एडवाइस, वो कंटिन्यूस एडवाइस देता रहता है स्टूडेंट को, मतलब इसको वर्क हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें इस वाला वर्ब वाला इसमें एडवाइस आएगा। ठीक है, तो ऑन देयर करियर चॉइसेस पर, तो ये आपको ये दिए, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। द म्यूजिशियन बिलीव दैट डेली प्रैक्टिस हेल्प अ लॉट, मतलब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो गया, हेल्प मिलेगी। तो इसमें क्या है, नाउन के फॉर्म में। सो सी इज ऑलवेज रेडी टू प्रैक्टिस, तो इसलिए हमेशा वो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहती है, मतलब प्रैक्टिस करती रहती है हारमोनियम के लेसन को। तो ये वर्ब है आपकी। नाउ नेक्स्ट इज द साइंटिस्ट यूज अ स्ट्रेंथ डिवाइस, साइंस ने स्ट्रेंथ डिवाइस यूज की, मतलब इस नाम के फॉर्म में आ रही, तो ये नाउन हो गई आपकी। फॉर एक्सपेरिमेंट एंड प्लान्स टू डिवाइस न्यू मेथड, मतलब वो खोजने की कोशिश कर रहा था वो न्यू मेथड्स फॉर हिज एनालिसिस। तो एनालाइज करके क्या रहा था, न्यू मेथड खोज रहा था। तो क्या कुछ कर रहा था, कोई वर्क हो रहा था, तो ये क्या वर्क में आ जाएगा आपका। द विलेज, बस इतना याद रखना, नाउन के अगर नाउन वाली डिवाइस एडवाइस होगी तो जो सी से स्टार्ट होगा। और मतलब सिंपली एक ट्रिक है आपके लिए, याद रख सकते हो इससे आप। प्रैक्टिस ऐसी ऐसी इस टाइप से का डिवाइस काउंसिल ए ऐसी वर्ब वाले हैं बस। और अब सेंटेंस है उसी अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है, जैसा सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, द विलेज काउंसिल मेड द, मतलब विलेज काउंसिल क्या हो गया, एक नेम हो गया, पूरा काउंसिल में ग्रुप मेड टू डिस्कस किया उन्होंने इशू पर एंड डिसाइडेड टू काउंसिल द विलेज ऑन इम्पोर्टेंट मैटर। उन्होंने क्या कहा, काउंसिल करेंगे हम पूरे विलेज की, ठीक है, इम्पोर्टेंट मैटर पर। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है। और देखो अब आपको ये दिए, रीड करना है हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टोरी रिमाइंडर सैक्रिफाइस मेड बाय द काउंटलेस मेन एंड वुमेन इन डिफेंस ऑफ द डिफेंस, यानी रक्षा में, मदरलैंड की रक्षा में क्या है, बहुत सी मैन और वुमेन ने क्या कर दिया, अपना सेक्रीफाइस कर दिया। इन टर्म ऑफ मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड, डिफेंस और डिफेंस, डिफेंस और डिफेंस दोनों सेम है। ठीक है, इन अमेरिकन वर्ड वर्ड में स्पेल्ड एस के रूप में होता है और ब्रिटिश में इसको सी बोलते हैं। मतलब दोनों का अगर डिफेंस वर्ड आ गया तो दोनों का सेम एक ही होता है, रक्षा करना। मतलब ये अमेरिकन में बोलते हैं इसको एस के रूप में और डिफेंस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा सा इसको ओवरथ्रो कर लो। ऐसे प्रेफर्ड स्पेलिंग द वर्ड हैज सेवरल डिफरेंट मीनिंग बट इज मोस्टली यूज्ड टू मेन, मतलब इसको इतना याद रखना है कि अगर डिफेंस वर्ड आ गया ना तो आपको इतना याद रखना है, डिफेंस चाहे सीईओ या एसईओ दोनों सेम ही होता है इनका मीनिंग। ठीक है, बस इतना याद रखना है, रक्षा करना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपको हाइलाइटेड वर्ड को रीड करना है और उनको फिल करना है। ठीक है, अ कॉन्टिजेंट ऑफ अ ट्रूप पोस्टेड जम्मू कश्मीर वाज, ये रीड करना हाइलाइटेड वर्ड को टू द फॉलोइंग स्टेप फ्रॉम टेक्स्ट और एंडेड विद इकोस ऑफ करेज दैट सर्व एज अ इंस्पिरेशन। ठीक है, डी कंपनी विद The company with 90 solar was the last they were expected the run of was और वर, एक क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया है आपका। ठीक है, ये आपको सेंटेंस दिए कि डी कंपनी क्या थी, विद सोल्जर्स, तो डी कंपनी क्या हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज आ गया। और दे के अकॉर्डिंग आपको पता ही है वॉज वर्ब किसमें आता है, वॉज किसमें आता है, ये जो सिंगुलर होता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में, तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर में। ही सी, मतलब जो भी कोई एक हो, किसी का नाम वगैरह हो तो इसमें वॉज आता है। और वर्ब किसमें आता है, जो प्लूरल होते हैं, जैसे आई, वी, यू या दे, या बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें अपन वर लगाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है आपको। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, जैसे जैसे ही वॉज गोइंग। ठीक है, ये आपका एक वो है, ही क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई वॉज हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या हो गई आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और ये क्या हो गई मैन वर्ब हो गई आपकी एक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या करेगी, अपना एग्रीमेंट करेगी, बस इतना याद रखना। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस इतना याद रखना आपको। जैसे बुके है, द बुके, बुके क्या हो गया एक है
है ना। तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, द बुके इज ब्यूटीफुल, द बुके ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल। मतलब कोई कलेक्टिव नाउन हो तो उसमें हमेशा सिंगुलर ही आता है। ये नहीं सोचना कि फ्लावर्स बहुत सारे हैं तो हम प्लूरल लगा दें, ऐसा नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा वन में काउंट किया जाता है, किसी भी चीज का हो, चाहे वो कलेक्टिव नाउन, याद रखना। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, नाइदर, आइदर और आए तो जो क्लोज वाला सब्जेक्ट होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो नहीं, टीचर और स्टूडेंट में कौन क्लोज है वर्ब के, तो स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, वर्ब आएगा, ठीक है। अवेयर ऑफ द चेंज इन द शेड्यूल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो ईच, एवरी कहीं पे भी आ जाए तो इसमें भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है हेल्पिंग वर्ब, याद रखना इस चीज को। सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो ईच आ गया तो इसका मतलब नॉर्मली समझ जाओ इसमें ऐसे ही आएगा, हैज ही आएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट पर ध्यान नहीं देना, ईच हो, एवरी हो, मतलब स्टार्टिंग के सब्जेक्ट से ही आता है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट पर आगे चल के भी 10th 12th में भी आपके काम में आएंगे। आगे आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए जाओगे तब भी यही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसलिए इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना हर चीज को। और कोई भी आपको डाउट होता है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपकी इसकी सेपरेट क्लास बना दूंगी आपके लिए सब्जेक्ट पर, एग्रीमेंट पर, तो इसको आपको हेल्प रहेगी, ओके। और द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर्स के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा, तो रिसर्चर्स क्या बहुत सारे हैं, तो शोज आएगा कि शो, तो शो आएगा। आपने इसमें ही पढ़ा होगा तो वर्ब में एस कब लगता है और विदाउट एस कब आती है, जो सिंपल शब्द है, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईएस किसमें लगता है, तब सिंगुलर होता है तो ईएस लगा देते हैं हम, वर्ब में एस लगा देते हैं, और प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बस इतना याद रखना। तो ये क्या है, रिसर्चर शो आएगा क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है ना, रिसर्चर प्लूरल है तो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो आ जाएगी। वन ऑफ द प्लेयर, वन आ गया, वन आ गया, ईच आ गया, एवरी ऑफ आ गया, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट ही आएगी, मतलब सिंगुलर ही आएगी, याद रखना। तो क्या आएगा, वॉज लग जाएगा। इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच, मतलब एक प्लेयर इंजर्ड हो गया मैच में से। आइदर ऑफ द चिल्ड्रन, आइदर आ गया तो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली समझ जाओ इसमें सेकंड फॉर्म ही, फर्स्ट, सॉरी, इसमें सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ देयर गार्डियन, तो गार्डियन क्या है, सिंगुलर है, एक है गार्डियन तो हैज आ जाएगा, ठीक है। टू अटेंड देयर मीटिंग, तो मतलब स्टूडेंट चिल्ड्रन का कोई गार्डियन, गार्डियन ही क्या अटेंड करने आया मीटिंग को, ठीक है। अब पेयर ऑफ, पेयर आ गया, एक पेयर, कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है, तो एज आ जाएगा। मिसिंग फ्रॉम द रैक, नाइदर ऑफ, नाइदर आ गया, नाइदर, नॉर, आइदर और, ईच, एवरी, इसके आगे हमेशा एज आता है, इज ट्रू। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट मतलब कोई स्टूडेंट में ट्रू नहीं था। अब मेंबर ऑफ द जूरी, मेंबर्स क्या हो गए, बहुत सारे हैं जूरी, जूरी के, तो इसमें हैव आ जाएगा क्योंकि ग्रुप में है वो, है ना, एक मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट में रहती है मेंबर्स, तो देयर वर्डिक्ट टू द कोर्ट, ठीक है। बहुत सारे जूरी के मेंबर थे कोर्ट की वर्डिक्ट के लिए। मैथमेटिक्स से तो इजी है, मैथमेटिक्स से पता ही एक सब्जेक्ट का नेम है तो एज आ जाएगा, एज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। इस टाइप से आपको अच्छे समझ में आया होगा इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट, इसको पैसेज को आपको रीड करना है और उसको करेक्ट करना है। ये आपको पैसेज दिया है, ये इसमें कुछ कुछ मिस्टेक है आपकी, कहाँ पे मिस्टेक है, वर्ब में मिस्टेक है, तो आपको उसको सही करना है। देखो, अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स एंड अटेंडेंस एट द अटेंशन एज द नेशनल फ्लैग आर रेज्ड, अ बटालियन ऑफ सोल्जर स्टैंड्स, बटालियन के सोल्जर्स, अ बटालियन है तो ये तो सही है, स्टैंड्स अटेंड एज अ सोल्जर, फ्लैग इज रेज्ड, ठीक है। आर गलत गलत लगाया हमने, ये जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है, बटालियन है तो इसमें क्या आएगा, स्टैंड हो जाएगा, एक है तो सिंगुलर है। ऐसे ईच सोल्जर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सैल्यूट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सैल्यूट्स विद प्राइड व्हाइल द कमांडर एंड हिज असिस्टेंट इंस्पेक्ट द परेड, तो उसके कमांडर और सोल्जर्स क्या कर रहे थे, कमांडर एंड हिज असिस्टेंट, तो असिस्टेंट क्या होगा, बहुत सारे हो गए, तो ये इंस्पेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, इंस्पेक्ट आएगा ओनली, ठीक है। द साउंड ऑफ मार्चिंग, साउंड क्या है, वन, एक वो ग्रुप में है ना, फ्लीट इको, तो क्या हो जाएगा, इकोज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा यहाँ पे, इकोज थ्रू द एयर एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट प्रिपेयर, ग्रुप है एक कैडेट का, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर, कैडेट एक ग्रुप आ गया मतलब एक, तो इसमें एस लग जाएगा क्योंकि कोई भी ग्रुप होगा तो उसमें सिंगुलर नाउन आएगा हमेशा। फुट ड्रिल, मीनवाइल कॉन्वे ऑफ द व्हीकल्स पास्ड बाय, ड्राइंग कैरियर फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड, ठीक है। तो ड्राइंग क्या कर रहे थे, बाय ड्राइंग चीयर्स, चीयर, ठीक है, फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड, ओके। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस था, आपको अच्छी समझ में आया होगा, ओके। तो ये क्या हो गया, व्हीकल्स, व्हीकल क्या है, कॉन्वे ऑफ मिलिट्री, ये भी ग्रुप हो गया आपका, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, पासिस बाय ड्राइंग चीयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड, ओके। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुए, आपके ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया,
ओके, दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। आई होप यू गेट वेरी वेल। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में, इसको आपको क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा ये दिया है आपको, ये देख लेना। ये लेटर्स राइट करने के लिए, वो राइट करना है आपको, लेटर का ये दिया है। लेटर कैसे लिखा जाता है, देखो लेटर का एक फॉर्म दिया है, थोड़ा सा आप समझ लो। मैं अलग से भी एक लेटर का आपका वीडियो बना दूंगी लेटर के लिए, ठीक है। जैसे लेटर, किसी को आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है, उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है समथिंग अबाउट। तो फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज फॉर ज्वाइनिंग अ सो ग्रुप और कोर्स, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, कोई ऑर्गेनाइज इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा है, तो आपको क्या, और फॉर्मल लेटर में आती है तो सारे। और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लिखना है या किसी फैमिली को लिखना है, अपने कली वगैरह को, तो ये सब इनफॉर्मल में आते हैं मतलब। और फॉर्मल क्या होते हैं, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, कोई भी ऑफिशियल इवेंट वगैरह में कोई ऑर्गेनाइज हुआ है कहीं पे, या कोई कोई किसी को आपको ऑफिस की डिटेल देनी है इस टाइप से, तो ऑफिशियल लेटर में कोई ट्रिप के बारे में देना है आपको, तो इसकी फॉर्मल लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज जो यूज होती है, तो इसके लिए आपको राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिख रहा है इंक्वायरी के बारे में, योर स्कूल विशेष टू ऑर्गेनाइज अ विजिट अ मेमोरियल इन योर स्टेट, ठीक है। राइट अ लेटर टू इंचार्ज ऑफ दैट मेमोरी रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल डेट ऑफ विजिट, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ द टूर, आपको क्या करनी है, एंट्री फीस के बारे में गाइडलाइंस देनी है स्टूडेंट ग्रुप को कि कैसे क्या क्या एंट्री फीस होगी। तो आप सबसे पहले इसका क्या देखो, ये आपको इसका फॉर्मेट दिया है, ये क्या दिया है आपको, लेटर का फॉर्मेट दिया है। तो सबसे पहले सेंडर को जो भेजने वाले का एड्रेस आता है, डेट आती है लेफ्ट साइड में, फिर जो जिसको आप भेज, जो रिसीव करेगा, जो भेजने वाला होगा उसका ये, जो रिसीव करेगा उसका नीचे डाल देते हैं, ठीक है, एड्रेस। और सब फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखोगे, इंक्वायरी अबाउट स्कूल विजिट टू मेमोरियल, तो ठीक है, सब्जेक्ट डाल दो डियर सर करके। अब अपना सारा लेटर लिखोगे जो जो आपको कहा गया है, ठीक है। मैम, बॉडी ऑफ द लेटर, डियर सर करके बॉडी लिखोगे। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब है बीच का जितना भी मैटर है, आपको क्या क्या लिखना है उसके बारे में लिखोगे सारा। फिर अब लिख के फिर और सिंसियरली अपना नेम। ये क्या होता है, फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। किसका है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। मैं आपको इसको अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी और इसके बारे में लेटर की डिटेल आपको दे दूंगी, ठीक है। देखो बॉडी ऑफ द लेटर इस टाइप से, आपको देखो लैंग्वेज भी दी है थोड़ी सी, आप इसको यूज कर सकते हो। बॉडी ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट में राइटिंग है, दिस इज इट टू इंक्वायरी अबाउट, जिसके बारे में भी वो लिख सकते हो। पैरा पैरा मतलब फर्स्ट सेकंड, मतलब दो लेटर में कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ लिखने ही पड़ते हैं। तो फर्स्ट में आप इस टाइप से लिख सकते हो, स्टार्टिंग के लिए दिए हैं, दिस इज टू इंक्वायरी अबाउट, मतलब किसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हो आप, किसके बारे में बता रहे हो। कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल, मतलब डिटेल प्रोवाइड कीजिए मुझे, मतलब इस टाइप से आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इसकी हेल्प ले सकते हो थोड़ी सी। फर्स्टली आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर, इस टाइप से। सेकंडली आई वुड अप्रिशिएट इट if you could complain, could explain, अगर I would also be grateful to get further detail on, और आप अपना डिटेल लिख सकते हो। लास्टली could you clarify if, इस टाइप से आप फर्स्ट सेकंड तीनों पैराग्राफ अपनी बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में, ये आपकी लैंग्वेज दी है थोड़ी हेल्प करने के लिए कि आप इस टाइप से बना सकते हो। अर्ली रिप्लाई विल बी ग्रेटली अप्रिशिएट, मतलब अगर आप जल्दी रिप्लाई दोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें, इट विल बी जो हमें हेल्प करेगी। आई लुक फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर मेकिंग दिस ट्रिप मीनिंगफुल, जिससे हमारी ट्रिप क्या हो, मीनिंगफुल हो। इस टाइप से आपको, मैं इसका एक लेटर आपकी अलग से वीडियो बना के फॉर्मल लेटर की मैं आपको दे ही दूंगी, ठीक है। तो आपको हेल्प होगी, ठीक है, ये लेटर्स को समझने में, लिखने में, ओके। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। आई होप यू विल गेट इट वेरी वेरी वेल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको थोड़ी बड़ी वीडियो हेल्पफुल लगती है या अच्छी लगी, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए।